मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था गुरुत्व केंद्र में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। 2D हमारा खत्म हो गया था। 2D का ये आखिरी सवाल मैंने होमवर्क दिया था। आज 2-3 दिन बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। बड़ी दुख की बात है। मैंने आपको एक जो होमवर्क दिया था वो किसी ने भी सॉल्व नहीं किया और किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। तो भाई देख लीजिए आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, कैसे चल रही है। इस बीच मैंने आप एक देशभक्ति सॉन्ग भी बनाया है जो मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए, वो तो कोरोना वॉरियर्स के लिए एक सम्मान था जो सभी लोगों ने, हमारे परिवार ने मिलकर बनाया यहाँ पर सभी लोगों ने। खैर, अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। लास्ट टॉपिक में हमारा 2D खत्म हो गया था। 2D के बाद आज हम लोगों को 3D शुरू करना था। 3D शुरू करने से पहले मैंने आपको एक लास्ट होमवर्क दिया था जो कि आपको रिप्लाई मांगा था मैंने आपका कि इसको आप सॉल्व करके इसका रिप्लाई करें, लेकिन किसी का नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका, ये होमवर्क देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट अपना शुरू करेंगे 3D का। क्लियर? चलिए, तो कैसा भी फिगर हो, कुछ भी फिगर हो, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं, रख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कॉर्नरेस्ट पॉइंट। सबसे कोने का बिंदु जो होगा, नीचे के साइड सबसे कोने का बिंदु वो होगा हमारा 0,0। यहीं से हम लोग एक्स वाई का मान निर्धारित करेंगे। क्लियर? ये तो हो गई पहली बात। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस अननोन बॉडी को, मुझे इसका केंद्रक पता नहीं है, केंद्रक निकालना है, केंद्रक पता नहीं है, एक किसी भी प्रकार की अननोन बॉडी को नोन बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ज्ञात बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज्ञात बॉडी कौन सी है? मैंने बताया था, आयत है, त्रिभुज है, हाफ सर्किल है, ठीक है, वर्ग है। इस टाइप के हमारे जो नॉन बॉडी त्रिभुज है, किसी भी प्रकार की हमारी नॉन बॉडी है, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो पूरा एक मान सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, पूरा एक मान के इसमें ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए और ये कट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्लस करें और कम से कम चीजों को माइनस करें। ये हमारा एक सिंपल तरीका हो सकता है, बाकी सबके तरीके अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। कोशिश ये करना है कि प्लस, ज्यादा से ज्यादा बॉडी प्लस में हो और कम से कम बॉडी जो है वो माइनस में हो। तो प्लस में करने के लिए ये देखिए, अगर मैं इसको एक बॉडी मान लेता हूं, नीचे वाली बॉडी को, इसको यानी कि एक यहां से लेके यहां तक एक बॉडी मान ली मैं, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। दूसरी यहां से लेके यहां तक, ये सेकेंड बॉडी मान ली, ये हो गया 2। देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां तक केवल मैंने एक बॉडी माना है, यहां से लेके यहां तक फिर दूसरी बॉडी माना है। फिर इसको मैंने, ये छोटा सा जो ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक, इसको मैंने 3 नंबर मान लेते हैं। ये माना कि ये 3 नंबर बॉडी है और इसको मान लेते हैं ये 4 नंबर है। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पूरा एक ब्लॉक 1 नंबर है, इसको पूरा एक मानने में फिर दिक्कत आएगी कि आपका x1 और y1 निकालने में दिक्कत आएगी। इसलिए बिल्कुल नॉन बॉडी, क्योंकि ये भी एक अननोन बॉडी मिलेगी कॉर्नर में। तो ये आयत मेरा नॉन है, ये त्रिभुज मेरा नॉन है, यानी ज्ञात है, इसका मुझे केंद्रक पता है। इसीलिए आयत त्रिभुज, केंद्रक, आयत त्रिभुज और हाफ सर्किल, इसमें ही आपको मानना है कि हमारा, इनमें ही पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये देखिए 4 मेरे प्लस कर दिए मैंने, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब माइनस ये कर देते हैं, ये लीजिए, इसको माइनस कर देते हैं, ये 5वां हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, ये 6वां हो जाएगा। तो 6 आकृतियों से मिलकर ये बना है, 6 आकृतियों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। A1 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की जो है, ये कितना है, 4 + 6 4 10 और 4 14 गुणित 8। A1 जो है 14 गुणित 8, A1 का जो मान है 14 गुणित 8 है। इसका मान कितना हो जाएगा, 112 mm²। 112 mm²। A1 आ गया। यहीं पर अगर मैं x1 और y1 भी निकाल लूं, x1 और y1, तो आयत है, आयत का x1 क्या होगा, ये 14 है, 14 का आधा कितना होगा, सीधे सीधे 7 mm लिख देंगे। ये भाई 14 है, पूरा 14 का आधा लिखना है तो 7 हो गया, और ये 8 है, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 mm।
कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल उस आयत को ध्यान में रखना है, बाकी अभी सब कुछ को भूल जाओ। केवल एक आयत है 14/8 का, उसका एक्स और वाई निकाल दिया। अब 2 में एक आयत है A2, A2 भी मेरा एक आयत है, वो कितना है 6 और 4 10 गुणित 4, 10 गुणित 4 का एक आयत है, ये हो गया 40 mm²। इसका भी x2 और y2 निकाल लेते हैं। अब यहां पर x2 में हम 10 का आया, 10 का आधा 5 और 4 का आधा 2 नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मुझे यहां से काउंट करना है, ये है कॉर्नर पॉइंट, इसका तो कॉर्नर पॉइंट वही था बिल्कुल, ठीक है। इस वाले आयत का कॉर्नर पॉइंट और मेरा मेन कॉर्नर पॉइंट बिल्कुल एक ही था, इसलिए मैंने इसको कर लिया था। यहां पर देखिए क्या आएगा, अगर मैं इसको यहां पर कहीं आएगा, क्या आएगा x2 कितना आएगा 4 + 5, 4 तो यहां तक है, यहां से यहां तक ही तो है 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 mm। ध्यान रखना है। y2 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 2 है और ये है 8, ये देखिए 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 mm। ये लीजिए आ गया y2। A3 कौन सा माना मैंने, ये वाला माना, छोटा वाला, ये भी एक आयत ही है। देखिए कितना हो जाएगा 4 गुणित 2 8 mm²। A3 हो गया x3 और y3। x3 कितना हो जाएगा बेटा, यहां से लेके यहां तक तो पूरा ही है, और फिर 2 का आधा कितना 1, तो यहां से लेके यहां तक कितना था 14 था, कैसे आया ये 8 2 10 4 14 और 1 इसका मिल जाएगा, वो हो जाएगा 15 mm। y3 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक 4 है, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 mm, ठीक है 2 mm हो गया। अब आ जाएंगे A4 क्या है मेरा, ये त्रिभुज है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही आएगा भाई 1/2 आधार 6 है, ऊंचाई 4 है, ये हो जाएगा 12 mm²। ओके। x4 कौन बताएगा भाई, यहां से लेके यहां तक कितना था 15 14 15 16, यहां तक तो हो गया 16 भाई, यहां तक 15 था और 2 हो गया 16, तो 16 तो पूरा लेंगे, 16 + h/3, h का मान है 6/3, h/3 होता है भाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहां से भी h/3 और नीचे से भी h/3, तो h/3, h का मान है 6/3, 3 दूनी 6, ये हो गया 18 mm। y4 कितना हो जाएगा भाई, h/3, यहां से लेके यहां तक h/3 यहीं कहीं होगा, तो 4/3, यह है ना 4h है बटे 3 हो गया, 4/3 का मान कितना आएगा 1.33, यह आएगा 1.33। ये देखिए y4 आ गया। अब आता है 5 की वैल्यू, इसको मुझे माइनस करना है, लेकिन माइनस करने के लिए भी निकालना तो पड़ेगा पूरा। A5 क्या होता है πr²/4, ठीक है πr²/4, इसका πr²/2 हो जाएगा, πr² टोटल सर्किल का होता है, तो ये हो जाएगा πr²/4। पाई का मान होता है 3.14, r का मान है 4 का स्क्वायर/4, ठीक है। तो ये A5 का मान आ गया 12.56 mm, 12.56 mm²। A5 x5 कितना हो जाएगा भाई, x5 देखिए यहां कहीं होगा, इसका केंद्र यहां कहीं होगा, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये होती थी 4r/3 पाई, मैंने नोट कराया है आपको 4r/3
3 पाई। लेकिन मुझे ये वाली डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे तो यहां से लेके यहां तक चाहिए ना, यहां से लेके यहां तक। तो क्या लिखेंगे, पहले तो 6 और 4 10 तो पूरा पूरा आएगा, 10 प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 4 माइनस 4r/3 पाई। ठीक है, यहां पर क्या आएगा 10 तो पूरा पूरा आएगा, 10 प्लस प्लस क्या जोड़ेंगे केवल इतना, प्लस ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, तो वो लिख देंगे 4 माइनस 4, आर का मान भी 4 है, अपॉन 3 पाई। 4 माइनस 4r/3 पाई। तो इसका मान कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। 4 माइनस 4r/, इसका आ रहा है 12.31 mm। Y5 की बात करें, Y5 अगेन वही का काम होगा, यहां तक पूरा आएगा 8 पूरा, और 8 के बाद ये 4r/3 पाई माइनस हो जाएगा 4 में से, 4 माइनस 4r/3 पाई। यहां पर भी देखिए वही काम हो रहा है, 8 प्लस 4 माइनस 4r/3 पाई। इसका मान देख लीजिए कितना आ रहा है, 8 प्लस 2, इसका मान आ गया 10.31 mm। ये लीजिए A5 आ गया, X5 आ गया, Y5 आ गया। लास्ट बच रहा है A6, X6 और Y6। A6 का मान होगा पाई r²/2। ठीक है, पाई का मान आता है 3.14, आर का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर/2। कैलकुलेटर से इसका मान निकालेंगे। A6 का मान आ गया 25.12। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 25.12 mm स्क्वायर। X6 कितना आएगा भाई, यहां यही तो है X6, यहां से यहां तक 4 और 2 सीधे सीधे दिख रहा है 6 mm। और Y6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4r/3 पाई। 4, r का मान भी 4 है, 3 इंटू 3.14, ये आ जाएगा 1.69 m। ये लीजिए A1 A2 यहां आ गया, A3 A4 A5 A6, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 X5 Y5 और X6 Y6। सारा मान निकाल दिया है, इसको नोट कर लीजिए। अभी मुझे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में ये सारे मान रखने हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं ये फिगर भी रफ कर दे रहा हूं, इस फिगर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो सारा मान आपने नोट कर लिया होगा। फिगर को भी रफ कर रहा हूं। एक जगह सभी मान को नोट करना है, और नोट करने के बाद ये एक्स बार क्या होगा, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस A4x4, 4 तक तो प्लस था, माइनस में था 5, A5x5 माइनस A6x6, डिवाइड बाई आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस A5 और माइनस A6। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए। A1 का मान कितना था, A1 का मान था 112, इंटू X1 कितना था, 14 का आधा था 7, प्लस A2 था 40 इंटू 9, सारे मान आपके पास हैं 9। इसके बाद था A3 का मान था 8 × 15,
A4 का मान था 12 गुणित 18, यहां का मान आया था 18, माइनस A5 का मान 12.56 इंटू X4 का मान A5 था, A5 ये आ गया, X5 का मान है 12.31 माइनस A6 का मान कितना है 25.12 इंटू और X6 का मान है 6 A1 112 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 12 और माइनस का 12.56 और माइनस का ही 25.12 इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से इसका मान निकाल लीजिए। एक्स बार का जो मान आ रहा है 7.85 mm आ रहा है, ये आ रहा है एक्स बार का मान। कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, तो आपको करेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीका वाई बार निकालने का, सेम फॉर्मूला है A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 प्लस A4y4 माइनस A5y5 माइनस A6y6, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस A5 और माइनस A6। ठीक है, मान रख देंगे y बार इक्वल टू A1 का मान था 112, y1 का मान था कितना 4, 8 का आधा था 4 प्लस 40 गुणित 10 प्लस 8 गुणित 2, ये सारे मान आपके पास नोट है पहले से ही, 12 इंटू 1.33 प्लस ये हो गया 1 2 3 4, 5 में आ जाएगा माइनस 12.56 इंटू 10.31 इंटू 10.31 और फिर माइनस में आ जाएगा 25.12 इंटू 1.69। ये लीजिए, ये सारे मान आपको नोट है पहले से ही, ये आ जाएगा 112 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 12 और माइनस का आएगा 12.56 और माइनस का 25.12। ये लीजिए वाई बार का मान निकल गया यहाँ पर 5.27 mm। ये लीजिए उस फिगर का जो केंद्रक आ गया, दीजिए केंद्रक एक्स बार कॉमा वाई बार इक्वल टू आ गया 7.85 कॉमा 5.27। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया सभी ने, सभी का नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। तो यहां पर मेरा 2D का पूरा चैप्टर, इतना बड़ा सवाल नहीं आता, मैं पहले ही बता दूं, ये मैंने आपको केवल चलिए दे दिया था, ये इतना बड़ा सवाल आपको नहीं आएगा, आपका वही L सेक्शन, T सेक्शन, I सेक्शन, Z सेक्शन तक ही सीमित रहेगा।
उसको ही आप लोग फॉलो करें, या सिलेंडर का वो दे देगा जो मैंने आपको बताया था, जो सर्किल था, ऊपर ट्रायंगल लगा था, नीचे हाफ सर्किल लगा था, उस टाइप से, मैक्सिमम उस टाइप से। इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको करनी चाहिए भाई। पता नहीं कैसा सवाल आ जाए, जरूरी नहीं है वैसा ही आए, कुछ आपको बदल भी दे सकता है फिगर, तो प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे जितना ही बड़ा सवाल हो, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। घर में बैठे हैं अपने आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें आपका ही फायदा है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 3D पे, 3 डायमेंशन पे। थ्री डी में क्या आ जाएगा बेटा, 3D में आ जाएगा, मान लीजिए एक इस टाइप का कोई, ठीक है, ये आ जाएगा 3D में। तो इसका अगर मैं केंद्रक की मैं बात करूं, तो अभी यहां पर देखिए वहां केंद्रक नहीं निकलेगा, अब यहां पर निकलेगा गुरुत्व केंद्र। अब यहां पर निकलेगा गुरुत्व केंद्र। क्लियर। अब यहां पर कुछ बच्चों को एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ डाउट अगर उनके मन में हो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केंद्रक, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केंद्रक, सेंट्रॉइड। केंद्रक क्या था, किसी भी ज्यामिति का, किसी ज्यामिति फिगर का केंद्र बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते थे। किसी भी ज्यामिति फिगर का हम लोग केंद्र बिंदु को हम लोग कहते थे केंद्रक। यहां पर हम लोग 3D में जो लिखेंगे, उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो केंद्रक भी कह सकते हैं उसको, लेकिन इनमें अंतर है, बहुत अंतर है। इस चीज को मैं आज थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। दूसरा था द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, और तीसरा आपका जो लिखा है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन तीनों चीजों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कभी बार पूछ लेता है कि इन तीनों को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल यही है, 3D की बात करूं, 2D की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन है वो आपको 3D में ही मिलेगा, 2D में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। भाई ये भी तो एक मेरी ज्यामिति है, ये भी तो मेरा एक फिगर है। इसका कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स का केंद्र बिंदु उसका केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, खोखला हो, उसका केंद्र बिंदु उसको केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, उसके केंद्र बिंदु को उसका केंद्रक कह सकते हैं। इसका केंद्रक कैसे निकालेंगे, इसका कुछ तो एक सेंटर पॉइंट होगा, इसका ये हो गया, इसका भी कुछ ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, ये हो गया, ऊपर वाले का भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, ये हो गया, और नीचे वाले का भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, यह हो गया। ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट जहां पर भी मिलेंगे, ये उसका केंद्रक है, ये उसका केंद्रक होगा। ठीक है, उस पूरे ज्यामिति उसका फिगर का या होल बॉडी का जो केंद्र बिंदु होगा वो मेरा केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, केंद्रक कहलाएगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, भाई इसका कुछ मास है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा। ये जो बॉडी है, कई सारे, मान लीजिए द्रव्यमान से, अभी एक द्रव्यमान का है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी पूरे बॉडी का जो द्रव्यमान है वो समान है, यानी कि एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक मटेरियल का एक ही द्रव्यमान होता है, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे तांबा का हो, चाहे वो लकड़ी का हो, कुछ भी हो। किसी भी एक मटेरियल का अगर बना है ये पूरा का पूरा बॉक्स, तो उसका द्रव्यमान कॉमन होगा, और पूरे कॉमन द्रव्यमान का एक ही केंद्र बिंदु होगा, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यही बॉक्स में कुछ ऐसा बना दूं, थोड़ा सा नीचे बना दे रहा हूं, यही बॉक्स को मैं कुछ ऐसा कर दूं, ध्यान से देखिएगा,
ये लीजिए, कोशिश कर रहा हूं बताने की। इसका मटेरियल कुछ अलग कर दिया मैंने, ये जो बॉक्स है इसका मटेरियल मैंने कुछ डिफरेंट कर दिया, अलग। आधा मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, नीचे का मटेरियल क्या है हमारा लकड़ी है, ऊपर का मटेरियल क्या है मेरा फोम है, मटेरियल अलग अलग हो गया। तो क्या अभी भी इसका द्रव्यमान केंद्र सेम ही होगा? अब इसका द्रव्यमान केंद्र सेम नहीं हो, इस लकड़ी का द्रव्यमान अलग है, इस द्रव्यमान केंद्र अलग है, इस लकड़ी का द्रव्यमान केंद्र है वो अलग है, ठीक है। इस फोम का द्रव्यमान केंद्र अलग है, लेकिन इस होल बॉडी का द्रव्यमान केंद्र अब अलग हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। सॉलिड बॉडी की तरफ अगर मैं शिफ्ट करना चाहूं तो सॉलिड बॉडी की तरफ थोड़ा सा द्रव्यमान केंद्र शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मुझे संतुलित करना हो, फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे, भाई केंद्र क्या होता है, जहां पर वस्तु संतुलित हो जाए वही होता है केंद्र, ठीक है। इसको अगर मुझे संतुलित करना हो, ऐसे में बात करूं, ठीक है, नीचे, तो मैं अपनी उंगली थोड़ा इधर की तरफ करूंगा, ना कि ये मान लीजिए ये टोटल इक्वल इक्वल होता, यहां से लेके यहां तक इक्वल इक्वल होता, तो मान लीजिए ये 4 mm है, ऊपर भी 4 mm, मैं सीधे 2 mm पे लगाऊंगा तो क्या ये संतुलित हो जाएगी? अगर मैं ये 4 mm की मोटी ये परत है लकड़ी की और 4 mm की ही फोम की परत है, ठीक है, और मैं अगर 2 सेंटीमीटर पे ठीक मिड में यहां से कुछ भी लगा के अगर मैं इसको संतुलित करना चाहूं तो क्या ये डस्टर संतुलित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे कुछ ना कुछ अपना हाथ जो है या उंगली जो है वो लकड़ी की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, लकड़ी की साइड में शिफ्ट करनी पड़ेगी, तब वो संतुलित होगा। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई? अब एक ही ज्यामिति है तो क्या होगा, इसका मास कुछ और था m1 था, इसका मास कुछ और था m2 था, इसीलिए इसका जो केंद्रक अभी भी वही रहेगा, केंद्रक अभी भी सेंटर पॉइंट ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूं इसका केंद्रक अभी भी, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। केंद्रक अभी भी वही रहेगा, केंद्रक जो यहां पर है अगर सेम डायमेंशन के दोनों तो केंद्रक चेंज नहीं होगा, केंद्रक वही रहेगा, सेंट्रॉइड वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द्रव्यमान केंद्र चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा यहां पर थोड़ा सा ये सॉलिड बॉडी की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मान लीजिए इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो द्रव्यमान का केंद्र जो होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा सॉलिड बॉडी की तरफ या जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसकी तरफ, लेकिन केंद्रक अभी भी वहीं के वहीं रहेगा, क्योंकि इसका केंद्र का द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, इस केंद्रक का इसके द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, केंद्रक अभी भी वहीं रहेगा। केवल और केवल इसका द्रव्यमान मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों को बॉडी को जोड़ दिया तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये बात स्पष्ट है, मैंने आपको बता दिया। अगर एक फोम है एक लकड़ी है तो अगर मुझे संतुलित करना है तो लकड़ी की तरफ अगर मैं कील लगाऊं कि वो संतुलित हो जाए तो लकड़ी की तरफ मैं ज्यादा शिफ्ट करके लगाऊंगा, क्योंकि इसका वजन कम है इसका वजन ज्यादा है, ठीक है। तो जो ज्यादा वजन होगा वो ज्यादा संतुलित कर पाएगा, ऐसा सभी को पता है, प्रैक्टिकली आप लोग करके देख सकते हैं। अब बात आती है गुरुत्व केंद्र की। भाई गुरुत्व केंद्र क्या होगा? भाई गुरुत्व केंद्र तो इन दोनों का अभी भी वही रहेगा जो मेरा द्रव्यमान केंद्र है। केंद्र अलग कब होगा? ये अलग तब होगा जब इसका गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण बल की मैं बात करूं, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो। अगर ये पूरी वस्तु जमीन पर यानी पृथ्वी पर रखी हुई है तो इसका गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही होगा, यदि ये पृथ्वी पर है, ठीक है। अब सारे बॉडी तो पृथ्वी पर ही है, क्या अगर ऐसा कोई भी माहौल बन जाए कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो और इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो, तो क्या होगा? इसका गुरुत्व केंद्र भी अलग हो जाएगा। किससे? द्रव्यमान केंद्र से अलग हो जाएगा। इसका केंद्रक अलग होगा, द्रव्यमान केंद्र अलग हो जाएगा। और अगर इसकी द्रव्यमान जी का मान इसका अलग हो जाए और इसका अलग हो जाए तो गुरुत्व केंद्र भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो हमारे जो स्पेस शटल वगैरह है या कोई रोबोट वगैरह मार्स पे भेजा जाता है या चंद्रमा पे भेजा जाता है, तो उसका एक डेमो हम लोग पहले से तैयार रखते हैं, एक ऐसा रूम बनाते हैं कि जहां अंतरिक्ष जो उसी गुरुत्वाकर्षण बल को अप्लाई होता हो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा आर्टिफिशियली सही आर्टिफिशियल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक रूम ऐसा बनाते हैं या एक घर ऐसा बना लेते हैं कि वहां पर चंद्रमा के बराबर ही गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, तभी तो वहां पर हम लोग टेस्टिंग कर पाएंगे। मान लीजिए कोई भी स्पेस शटल उस पर लैंड कराना है तो उसकी टेस्टिंग कब होगी? जब उसी गुरुत्वाकर्षण बल का कोई डेमो यहाँ पर हो जाए, तभी तो उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल कोई एक रूम है, मान लीजिए ये रूम है, इसकी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चंद्रमा के बराबर है, ठीक है। और एक कोई ऐसी बीम,
एक ऐसी बीम जो डाल दी जाए जो आधी कमरे के अंदर हो और आधी कमरे के बाहर हो। आधी जो होगी उस कमरे के अंदर हो जाए और आधी उस कमरे के बाहर हो जाए, तब आप कह सकते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, या सेम मास के भी हैं तो भी अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसका गुरुत्व केंद्र मेरा चेंज हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर चूंकि अभी तक ऐसा कुछ आता नहीं है, तो ये दोनों केंद्र एक ही रहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मान खूब बड़ी सी मैंने कर दी, जैसे जैसे भाई आपको भी पता है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता जाएगा। तो मैंने कोई ऐसी इतनी बड़ी बॉडी बना दी जो जमीन पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है उससे 2-4 पॉइंट कम लगने लगा, इतनी बड़ी कोई बॉडी बना दी, तब क्या होगा, गुरुत्व केंद्र उसका चेंज हो जाएगा। जो कि भाई प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, साफ सी बात है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर पे बनाना चाहो तो कंप्यूटर पे तो अनलिमिटेड स्पेस है भाई, कितने भी लंबी बना दो कोई भी वस्तु, फिर कितनी भी हाइट पे बना दो। तो अगर मैं कंप्यूटर पर टेस्टिंग करना चाहूं तो इसकी कर सकते हैं, उसका गुरुत्व केंद्र अलग हो जाएगा, इसका केंद्रक अलग हो जाएगा। केंद्रक एक सिंपल सी बात है, केंद्र बिंदु को केंद्रक कहते हैं, चाहे वो कैसी भी बॉडी हो उसका केंद्र बिंदु उसका केंद्रक कहलाएगा, चाहे वो कोई द्रव्यमान की हो, चाहे वो किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल की लग रही हो, चाहे कुछ भी हो, आपका एक बॉडी है उसका केंद्र बिंदु उसका केंद्रक है, एक बात खत्म। अगर मटेरियल सेम है तो उसका केंद्रक और द्रव्यमान केंद्र सेम रहेगा। अगर मटेरियल अलग अलग है, यानी कि इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है, तो जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो अलग होगा और केंद्रक अलग होगा। अब बात आती है गुरुत्व केंद्र की, तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर दोनों का सेम है, ठीक है, दो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल मैं अलग अलग कर दूं, एक को इतना जमीन, एक को मैं पृथ्वी के बराबर मानूं, एक को मैं चंद्रमा के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल मानूं, तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल भी, वो गुरुत्व केंद्र भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये केवल और केवल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इन तीनों में कभी कभी अंतर पूछ लेता है तो आपको अंतर पता होना चाहिए कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व केंद्र और ये केंद्रक, द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी ज्यामितीय प्रदर्शन या ज्यामितीय आकृति के केंद्र बिंदु को केंद्रक कहते हैं। एक बार द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा कि अलग अलग द्रव्यमानों पर दी गई किसी वस्तु के अलग अलग द्रव्यमान अलग हैं और उसके केंद्र बिंदु को क्या कहेंगे, या उसके केंद्रक को क्या कहेंगे हम लोग, उसके केंद्रक को कहेंगे हम लोग क्या, द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास। और जहां पर अलग अलग वो हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसके केंद्र बिंदु को हम लोग कहेंगे गुरुत्व केंद्र। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या, हम लोग 3D में जो मान निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इन दोनों का, इन दोनों का ही हम लोग मान निकालेंगे। वैसे तो सेम ही रहेगा, हमने अलग अलग कंपोजिट मटेरियल का हम लोगों ने, अभी आपके सिलेबस में नहीं है कंपोजिट मटेरियल, अभी आपके किसी भी किताब में अभी मैंने देखा था, तो सिलेबस में होगा भी तो, लेकिन अभी आपके मेरे पास किताब नहीं है, होगा तो अलग से करा देंगे। अभी हम लोग कहेंगे केवल इन तीनों का जो केंद्रक होगा वो अभी मैं सेम बॉडी का कराने वाला हूं, कि कोई भी मैं 3D बॉडी बनाऊंगा उन सभी का मटेरियल एक होगा और वो सभी की सभी पृथ्वी पर ही मौजूद होंगे, किसी के चंद्रमा पर मैं भेजने वाला अभी तो नहीं हूं। ठीक है, बाद में पता चले तो आप लोग कहेंगे ये सब था सिलेबस में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का जो भी मैं अभी मान बताऊंगा वो कॉमन ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर भी कुछ नोन बॉडी है, कुछ ज्ञात बॉडी है, उनका मुझे केंद्र पता होना चाहिए, द्रव्यमान केंद्र पता होना चाहिए और गुरुत्व केंद्र पता होना चाहिए। तीनों का मान एक ही है, तीनों को बस नाम अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले इसका ही कर लेते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर शेप में बॉडी है, इसमें आपको आयतन पता होना चाहिए। भाई जब 3D की बात करते हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फॉर एग्जांपल ये एक है, यहां से यहां तक भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, बेस भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है। उस कंडीशन में इसका केंद्रक कहें या गुरुत्व केंद्र कहें या सेंटर ऑफ मास कहें, वो एक ही है। तो उसका आएगा एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार। तीनों अलग अलग हैं भाई, एक्स वाई और जेड। इसका आ जाएगा a/2 कॉमा a/2 कॉमा a/2। कोई दिक्कत? इसकी अगर मैं आयतन की बात करूं तो यह आता है a क्यूब। दूसरी बात, अगर मैं
यहां पर कर दूं लाइक दिस, ठीक है। इसका मान a है, ये b है, अलग अलग भी हो सकते हैं भाई, और ये c है। अब क्या होगा, इसका x बार कॉमा y बार कॉमा z बार इक्वल टू क्या होगा, a/2 कॉमा b/2 कॉमा c/2, और इसका आयतन क्या होगा, a गुणित b गुणित c, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या l b h भी लिख सकते हैं, l/2 b/2 h/2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये दूसरा फिगर था। तीसरा अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर टाइप, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये तो आर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये सर्कुलर में होता है, और ये फॉर एग्जांपल ये एच हो गया, ये एच हो गया। अब मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका एक्स और वाई तो हम लोग ये मानते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, यहां से लेके यहां तक ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और जेड हो जाएगा मेरा ऊपर वाला, ठीक है। तो एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार, क्योंकि टोटल सर्कुलर है तो आर कॉमा आर, एक्स और वाई तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और ये हो जाएगा h/2, जेड हो जाएगा h/2। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। फोर्थ में देख लीजिए, सॉलिड की बात कर रहे हैं अभी तक सारा। फॉर एग्जाम्पल ये कोन टाइप का है, कोन का बेस भी सर्कुलर होता है, ये तो r/r हो जाएगा, और ये हो जाएगा h/4, ये हो जाएगा h/4। त्रिभुज में क्या होता था, h/3 होता था, तो यहां h/4, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए x बार कॉमा y बार कॉमा z बार, इसका क्या हो जाएगा, r कॉमा h/4, और इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको आयतन के बेस पर ही आएंगे, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, आपको आयतन ही निकालना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। अब क्या बचा, एक स्फीयर मान लीजिए, एक फुटबॉल टाइप का है, ठीक है, पूरा ये स्फीयर है, चारों तरफ से गोल है, ये है पांचवी बॉडी। इसका केंद्र कैसे निकालेंगे, तो r ही होगा भाई, x y और z, इसका क्या होगा, r, ये हो जाएगा भाई। इसका ये आर भी होगा, ये आर भी होगा, और नीचे से भी आर ऊपर, आर ऊंचाई पर होगा। इसकी अगर मैं आयतन की बात करूं तो आर 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और कौन सा बचा भाई, अगर इसी को मैं हाफ कर दूं तो भाई हाफ के पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
जैसे इस पे आपको कोन त्रिभुज की तरह लग रहा था, लेकिन वो कोन है। इसका त्रिभुज में क्या था, HY3 था, कोन में क्या था, HY4 है। सेम यहाँ पर हाफ सर्किल नहीं है, ये हाफ स्फीयर है, तो इसका हो जाएगा 3R/8। वहां पर क्या था, 4R/3 था, 4R/3 यहाँ पर आएगा 3R/8। चलिए एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार। एक्स बार तो यही होगा आर कॉमा आर, एक्स और वाई तो क्योंकि बेस इसका सर्कुलर है, और जेड हो जाएगा 3R/8। तो इसी का हाफ कर देंगे क्योंकि जस्ट हाफ है, तो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए इसका हाफ कर दिया तो भाई, इसका हाफ कर दिया तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका हाफ कर दिया, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, ये क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये माना कि एल हो गया। ठीक है, ये आर। अब क्या होगा, एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार। तो एक्स बार कॉमा वाई बार, तो इसका तो अगर मैं बेस देखूं तो बेस तो कुछ ऐसा है, ये अगर R/2R मान ले या D मान लेते हैं इसको, टोटल D मान लूंगा इसको मैं यहां से यहां तक, टोटल D मान लूंगा इसको यहां से यहां तक, यानी कि R हो जाएगा ये, क्या ये L और R होगा कि नहीं होगा, R और ऊपर भी R। तो X कितना है, ये L/2, अगर मैं इसको X मान लूं, Y कितना है R, और Z ऊपर कितना आएगा, ऊपर तो ये आएगा 4R/3 ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये स्फीयर नहीं है, ये एक स्फीयर नहीं है, ये अब सर्किल का ही पार्ट है, और सर्किल को ही हमने एक्सट्रूड कर दिया है, तो यहां पर आ जाएगा 4R/3। अगर मैं इसको x मानता हूं तो L/2 हो जाएगा। ठीक है, L/2। इसको अगर मैं y मानता हूं, इसको y मानता हूं, तो क्या हो जाएगा D/2 यानी कि R हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इस सर्कुलर, अब यहां पर सर्कल वाला लग जाएगा 4R/3। चलिए अब इस पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए, लिख लीजिए कहीं पर भी। इस पर बेस्ड हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल से ही देखते हैं। ये देखिए, ये एक टी सेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, इस टी सेक्शन का मुझे गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है, केंद्रक ज्ञात करना है, या सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है, बात एक ही है। चलिए इसका डायमेंशन लिख देता हूं मैं। ये 100 mm का है, ये 80 mm है, और ये 10 mm है, ये भी 10 mm है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, ये फॉर्मूला 50 mm है, ये 50 mm है, यानी यहां से यहां तक जो है वो 50 mm है। ये लीजिए,
ये देखिए 3D फिगर बन गया। अब उसको मुझे केंद्र ज्ञात करना है इसका। तो क्या करेंगे अब हम लोग, तरीका वही है बिल्कुल सेम टू सेम। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और अब जहां पर हम लोग a1 x1 निकालते थे वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, b1 x1। वहां पर एरिया निकाल रहे थे, 2D में एरिया निकलता है, यहाँ पर क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो x1 का फॉर्मूला हो जाएगा v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। यदि यहां पर द्रव्यमान दिया रहता, तो यदि यहां पर आपको इसका द्रव्यमान दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है, दे दिया होता, तो क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान दिया कुछ नहीं दिया है, तो आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, आयतन निकाल v1 x1 प्लस v2 x2 अपॉन v1 प्लस v2। इसका आयतन अलग है, इसका आयतन अलग है। क्लियर? चलिए v1 क्या है मेरा, इसका है, तो लंबाई कितनी है वाली, ये है 100, चौड़ाई कितनी है 50, और ऊंचाई है कितनी 10। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, mm3। ठीक है, 5 1 2 3 4 mm3। v1 आ गया, x1 तो वही आ जाएगा भाई 50 mm। y1 कितना आएगा 80 पूरा और ये आधा। y1 कितना आएगा 80 प्लस 5, 80 प्लस 10/2 यानी 5 यानी कि 85 mm। ठीक है, इसके बाद v2 कितना है 80 इंटू, इसका मान भी वही 50 है, 50 इंटू 10 इक्वल टू 8 5 40, 1 2 3 1 2 3 mm3। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, कितना नोट कीजिए, x2 क्या होगा बेटा, यही बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो फ्रंट से तो अभी भी मेरा टी सेक्शन ही है, फ्रंट से तो मेरा अभी भी यही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं x1 इसको माना तो x2 भी वहीं पर आएगा 50 mm। y2 कितना हो जाएगा 40 का आधा, 80 का आधा, 40 mm। ये लीजिए, z और निकालना पड़ेगा भाई, यहां पर x1 y1 और z1, एक चीज और निकालनी पड़ेगी z1। अगर मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, y मैंने इसको माना है ना, तो y कितना हो जाएगा 25 होगा ना। ये मैंने z1 निकाल दिया आपको, एक मिनट, x1 सही निकाला है, बस थोड़ा सा नाम अलग कर दिया, इसको मैं मान रहा हूं x। ठीक है, y मान रहा हूं ना, ये y मैं मान रहा हूं इसको, तो z मानूंगा मैं ऊपर, z में मानूंगा इसको। ठीक है, यहां पर अभी मुझको केवल ये मुझे दिख रहा है, ये x दिख रहा है और z दिख रहा है, y इसके पीछे है, y इसके पीछे है। यहां से मुझे केवल x और z दिख रहा है, y इसके पीछे है। तो x1 ये है, y1 कितना हो जाएगा, यहां से आधा, जस्ट कितना हो जाएगा 25 mm होगा क्या, नहीं भाई 0,0 यहां कहीं रहेगा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 mm। और z1, हाँ ये z1 आएगा अब मेरा कितना 80 प्लस 5 85 mm z1 हो जाएगा। v2 कितना हो जाएगा 80 गुणित 50 गुणित 10, 40 अपन 40, 1 2 3 1 2 3 mm3। x2 भी क्या आएगा सेम टू सेम, यहां से लेके यहां तक दूरी कहीं आएगी, यहां पर x2 का मान आएगा 50 mm। y2 कितना आएगा सेम टू सेम 25 mm। ठीक है, 25 mm। और z2 मेरा अब चेंज हो जाएगा, z यहां पर ले जाओ, z2 हो जाएगा मेरा 40 mm। अब हाइट को मैंने क्या कर लिया है z मान लिया है,
एक्स इसको माना, वाई इसको माना और जेड मैंने माना इस हाइट को। x2 आ गया, y2 आ गया, z2 आ गया। अब यहां पर देखिए x और x सेम है, x1 x2, y1 y2 ये भी सेम है। तो ऑब्वियस बात है कि x की डायरेक्शन में अगर मैं इसको कट कर दे रहा हूं, ऐसा अगर मैं कुछ कट कर दूं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। x की डायरेक्शन में क्या होगा, सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं इधर से देख लूं, साइड व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ये दिखेगा मुझे, और कुछ ऐसा। अगर मैं इधर साइड से देखूं तो मुझे ये वाला पोर्शन दिखेगा भाई, ये पूरा ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा और बिल्कुल ये 50 है तो ये भी 50 है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर यहां से भी मैं कट करता हूं तो भी मेरा सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब ये है कि एक्स बार जो होगा वही होगा x1 जो है और x2 जो है, और y बार क्या होगा 25 ही आएगा, क्योंकि y1 भी सेम है और y2 भी सेम है। केवल और केवल यहाँ पर z की कंडीशन में चेंज आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आएगा, v1x1 प्लस v2x2 अपॉन v1 प्लस v2। सिमेट्री वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सिमेट्री है जहां तो सेम टू सेम है तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन दिया है तो आप लोग निकाल लेंगे। एक लाइन का बात है, एक लाइन के पीछे आप अपना क्यों बर्बाद करेंगे, इतने नंबर मिल रहे होंगे तो वो भी कट जाएंगे, तो आपको वो एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगे आपके सेकंड ईयर में जब आपसे इसका जड़त्व आघूर्ण निकाला जाएगा तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जड़त्व आघूर्ण के ही सवाल पूछे जाते हैं। केंद्रक वहां पर एक छोटा सा पोर्शन होता है। चलिए मान रखिए 5 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 50 प्लस 4 1 2 3 4 डिवाइड बाई इंटू 50 5000 प्लस 40,000। इसका मान 50 mm ही आना है, क्योंकि 50 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। सेम y बार की मैं बात करूं, v1 y1 v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 का मान है 50,000, y1 का मान है 25, 40,000 अपॉन इंटू 25 अपॉन 50,000 प्लस 40,000। इसका मान भी 25 mm आएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, 25 कॉमन लेंगे बाकी सारा कट जाएगा। जेड बार मेरा अलग आएगा, v1 z1 प्लस v2 z2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 का मान है 50,000, z1 का मान है 85 प्लस v2 का मान है 40,000, z2 का मान है 40 और डिवाइड बाई आ रहा है। इसका मान हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे, तो कैलकुलेटर से मान निकालने के बाद इसका मान आ रहा है 67.78 mm 67.78 mm। तो ये लीजिए, इसका मान आ गया, इसका केंद्रक आ गया, x बार कॉमा y बार कॉमा z बार, तीनों का मान लिखना है। तो 50 कॉमा 25 कॉमा 67.78 mm। तो ये था हमारा 3D का पोर्शन। अभी बहुत सारे सवाल इसमें बच रहे हैं, एल सेक्शन भी आपको कराना है, कुछ सिलेंड्रिकल वाले भी करा देंगे, हाफ सर्किल स्फेयर वाले भी हम करा देंगे। तो अभी आपको केवल इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 3D के पोर्शन कुछ ऐसे आने हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल एक और क्लास होगी, बस इसके 3D की एक लास्ट क्लास और करनी है, उसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो कल एक बार और मिलते हैं हम लोग 3D के कॉन्सेप्ट को लेकर, 3D के कुछ न्यूमेरिकल को लेकर। तब तक आप लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जो है वो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अपने सारे फ्रेंडों को इसको आप व्हाट्सअप कर दे दिए, या जो भी लिंक मैं भेजता हूँ आप उसको शेयर कर दिया कीजिए अपने और फ्रेंड्स के ग्रुप में, ताकि सबका इसका फायदा हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच।